स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू कंसेप्ट जोन। तो इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं देख सकते हैं, डोंट वरी। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, सारे लेक्चर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं। सो वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक एरा के बारे में। अब तक हमने जो कंप्लीट कर लिया है, एंशियंट हिस्ट्री का काफी अच्छा पार्ट कंप्लीट हो गया है। पैलेलिथिक एज है ना, और उसके बाद में मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, और अपना जो लास्ट वन था लेक्चर वो था कंप्लीट अपना चारकोलिथिक एज पर। तो ये कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वैदिक एज यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता को, है ना। तो इसमें हम बात जो करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। और एक लास्ट लेक्चर मेरा एक और अपलोड किया हुआ है, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता, सभ्यता, है ना। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो मैंने कंप्लीट अपलोड कर दी है, तो आप उसे भी एक बार रेफर कर लें। उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ भाई, हम कैसे इस जो अपना जो टाइम पीरियड है वो कैसे हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले 2 मिलियन ईयर्स एगो से बात करी थी, फिर 10,000 तक गए थे, इसे हमने नाम दिया था पैलेलिथिक एज का। उसके बाद में अपन ने बात करी 10,000 से लेकर लगभग लगभग 7,000 के आसपास तक की बात करी थी, है ना। ये अपन ने बोला था मेसोलिथिक एज, है ना। और फिर 7,000 से आगे बात करी थी। ऐसे अपन ने पूरा ये कंप्लीट किया, है ना, ये वाला टाइम। तो इस टाइम के अंदर मैं जो कह रहा हूँ, ये कहाँ तक पहुंच गए अपन? 1750 तक पहुंच गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, है ना। 1750 तक तो मैंने बता दिया, इस जीरो से पीछे की तरफ के अंदर हम यहाँ 1750 तक पहुंच चुके हैं। अब हमें ये वाला एज क्लियर करना है ना। तो इस एज के अंदर अपन जो बात करने वाले हैं, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन आती है, उसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। एक इस जीरो से पहले एक सिविलाइजेशन आती है, उसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। यहाँ पर अपन इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन क्या है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हम बात क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिविलाइजेशन ये जो है उसका स्टार्ट कैसे हुआ और इससे पहले वाली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। तो इससे जस्ट पहले वाली सिविलाइजेशन जो मानी जाती है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड बताया जाता है 1750 से 2800 से लेकर अप्रोक्स 1750 के बीच में, 1800 तक के बीच में, ये वाला टाइम बताया जाता है। और अपना जो वैदिक वाला एज है, वैदिक एज या फिर वैदिक एरा को अपन जो डिफाइन करते हैं, वो लगभग 1500 बीसी से लेकर अप्रोक्स 600 बीसी तक का डिफाइन करते हैं। ऑब्वियस है कि ये बाद में जाकर ये दो में पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अर्ली वैदिक यानी कि जो पहले है, उसके बाद में लेटर वैदिक में, उत्तर वैदिक में, वो अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये एंड कैसे हुई, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, सॉरी, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वैदिक वाले लोग आए और इन्होंने इनको मार दिया, है ना, कि मार दिया इनको और उसके बाद में वैदिक एज शुरू हुई है। क्योंकि यहाँ इनको खत्म करने के बाद वैदिक एज आई है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करने का, खात्मा करने का, एंड करने का जो मेन रीजन बताया जाता है वो वैदिक वालों को बताया जाता है। लेकिन एक थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ सोचो कि अगर ये सिविलाइजेशन 1750 तक है और अगर ये सिविलाइजेशन 1500 के आसपास से शुरू होती है, तो ये बीच का जो 250 साल का, 250 साल का जो गैप है, ये किसने फिल किया होगा? लॉजिक वाली बात है। तो ये वाला जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, ये 250 साल बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड है। इतने लंबे ये लोग नहीं जीते थे, ऑब्वियस बात है। तो आप सोचो, तो इस सिविलाइजेशन को क्या वैदिक वालों ने खत्म किया होगा? नो डाउट नहीं, है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कुछ साइट ऐसी है हड़प्पा की, जिसके अंदर एक साइट के अंदर मिला था, जो अपना हड़प्पा वाली साइट है, वहां पर 100 लोगों के जो शव मिले हैं, मतलब जो कंकाल मिले हैं, है ना। तो उसके अंदर कई जगह पर गर्दन पे ऐसे निशान बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने काट कर उन्हें मारा हो, है ना। इस टाइप के निशान मिले जरूर है, लेकिन वो सिर्फ एक जगह। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सिविलाइजेशन को वैदिक वालों ने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एंड है वो सबसे ज्यादा, मतलब जो कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पर हम मानते हैं फ्लड को, कि भाई इंडस के अंदर एक फ्लड आई थी, सिंधु के अंदर फ्लड आया होगा, उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई होगी। और इससे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दूंगा, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारी मूवी जो मोहनजोदड़ो आपने देखी होगी, मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन उसके अंदर रोल में है। आपने उसका एंड देखा होगा मूवी के अंदर कि इंडस के अंदर यानी कि सिंधु के अंदर वहां पे फ्लड आया था, फ्लड आने की वजह से वो पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, है ना। ये बात आपने देखी होगी। और आपने एक बात और देखी होगी, वो लास्ट में ऋतिक रोशन माइग्रेट कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि जो सिविलाइजेशन है वो एंड हो गई और वहां पर जो लोग बचे वो माइग्रेट कर गए। तो ये तो था पहला पॉइंट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा कैसे हुआ और हमारा वैदिक एज शुरू कैसे हुआ। एक बेसिक डिफरेंस मैं और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा वैदिक एज के अंदर और हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर है। जैसा कि मैंने एक तो आपको ये बता ही दिया कि ईयर्स वाला गैप है, दूसरा एंड का एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो कैसी सिविलाइजेशन थी? अर्बन। ये बात आपको पता होगी, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। और हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो कैसी सिविलाइजेशन है? वो है ग्रामीण सिविलाइजेशन। अगर ये ग्रामीण सिविलाइजेशन है और ये अर्बन यानी सिविलाइजेशन का मतलब ये जो सिविलाइजेशन है शहरीकरण वाली है, शहर वाला ज्यादा पोर्शन था, और यहाँ पर जो पोर्शन था वो ग्रामीण वाला है। ये बात आप गौर करो। तो आप खुद सोचो, मान लीजिए ये एरिया है, ये अर्बन एरिया है, और इस अर्बन एरिया पर मान लीजिए कोई अटैक करता है, तो क्या ये इस अर्बनाइजेशन को कंप्लीट करेगा? क्या वैदिक यानी कि ग्रामीण एज से शुरू करेंगे? नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर कोई पर्सन है, इंडिया के ऊपर अटैक करता है, या जो पर्टिकुलर ऐसे एरिया से है जहां पर कुछ मतलब डेवलपमेंट नहीं है, तो क्या वो इंडिया की सारी जमीन को साफ करके उसके बाद में वापस से शुरुआत करेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है इतनी बात आपको, है ना? तो ये अपन ये कह सकते हैं कि वैदिक एज है, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को एंड नहीं किया था। ये बात भी आपको यहाँ से भी क्लियर हो गई होगी। अगला अपन देखते हैं कि भाई ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसकी स्टार्टिंग कौन बताया करता है, कि मतलब ये जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो यानी कि स्थापना है वो किसने करी? वो अपन कहते हैं आर्यंस को, कि आर्यों ने इसकी सिविलाइजेशन की स्थापना करी थी, इस्टेब्लिशमेंट करी थी। तो इसका मतलब सबसे पहले ये तो पता रहे कि इस आर्यन शब्द का मतलब क्या है। आर्यन शब्द का हिंदी में मतलब होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसी को कहते हैं नोबेल। नोबेल या फिर नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी मतलब जो आम आदमी ना हो, कुछ स्पेशल हो, तो उसी को अपन आर्यन या फिर आर्य कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई ये लोग आए कहां से। ये लोग आए कहां से है? मान लीजिए ये अपना इंडिया वाला इलाका है, ये इस इंडिया के अंदर आए कहां से हैं? कहां से माइग्रेट करके आए हैं? ऑब्वियस है माइग्रेशन से आए होंगे, यहाँ पर बैठे बैठे तो जन्मे नहीं होंगे, है ना? तो देखते हैं कहां से आए होंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पूरे मतलब इतिहास के अंदर, जिन्होंने इसके आने के ऊपर, इन लोगों के आने के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर कुछ टिप्पणी दी है, कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं। वो क्या क्या है? उनमें से पहला है बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने ये बोला है कि ये लोग जो है वो आर्कटिक रीजन से आए हैं। कहां से आए हैं? आर्कटिक रीजन, जो आर्कटिक एरिया है अपना, वहां से आए होंगे ये लोग। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जो स्टेटमेंट है वो इस सिविलाइजेशन के ऊपर कहीं भी सही नहीं बैठता। उसका रीजन क्या है कि आर्कटिक रीजन से अगर ये लोग आए हैं, सोचें जरा ध्यान से सोचें, अगर ये आर्कटिक रीजन से आए हैं तो ऑब्वियस है वहां पर ठंड पड़ती होगी ना। अगर वहां पर ठंड पड़ती है, विंटर वाले इलाके से आए हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो इसका मतलब उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कंबल को, ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस, ऑब्वियस है करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो कोई हमें कंबल मिली क्यों नहीं? अभी हमें कोई भी कंबल, कोई भी ब्लैंकेट नहीं मिला है इस सिविलाइजेशन का। इसका मतलब ये हुआ ये आर्कटिक वाले रीजन से नहीं है। पहली बात क्लियर हो गई। एक और है अपने, उनका नाम है तारानाथ। क्या नाम है? तारानाथ। तारानाथ है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये जो लोग हैं वो तिब्बत वाले रीजन से आए होंगे। कहां से होंगे? तिब्बत वाले रीजन से होंगे। तिब्बत वाला जो इलाका है वहां से आए होंगे। लेकिन ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू नहीं है। तो एक जो यूनिवर्सल अपन जो स्टेटमेंट मानते हैं कि ये लोग कहां से आए होंगे, वो सबसे मेन वो है मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये लोग कहां से आए हैं, तो इन्होंने कहा था ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, है ना? सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आए हैं, ये बताया जाता है मैक्स मुलर के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सली ट्रूथ माना गया है, एक तरीके से मान लिया गया है कि हाँ, सारे जो अब तक जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं हमें, उससे हम ये कह सकते हैं कि मैक्स मुलर वाला जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल सही है। तो आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना? फिर हमें कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और कुछ अपना जो और आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वहां पर कुछ एविडेंस मिले हैं।
उससे हमें ये पता चलता है इनकी जो कॉमन लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज यानी कि भाषा की मैं बात करूं, जो बोलचाल की आम भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। इनकी जो आम बोलचाल की भाषा है, जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जिसके अंदर वो कन्वर्सेशन करते थे, वो लैंग्वेज कौन सी थी? वो थी संस्कृत। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो यहां तक भी समझ में आया आपको? और एक और मैंने आपको डिफरेंस अभी बता ही दिया है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो अर्बन थी, और ये कैसी थी? ये वैदिक सिविलाइजेशन कैसी है? ग्रामीण है। इतना तो डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बस आप सुनते जाइए इस चीज को, क्योंकि अगर आप इस चीज को मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, कितना भी कर लो, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। अगर हिस्ट्री को मेमोराइज करने की कोशिश कर ली तो एक तरीके से आप एक ग्रंथ बन जाओगे, और ये पॉसिबल नहीं है कलयुग में, तो आज वाले टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्योंकि मैंने ये बात क्यों कही है, तो आपको मैं बता दूं कि जो पहले वाले जो वेद थे, जो वेदास जिसको आप कहते हो ना, ये वेदास जो है वो पहले लोग सिर्फ सुनकर ही, मतलब सुनकर और उसे मेमोराइज करने की कोशिश किया करते थे, और वो मेमोराइज ही रखते थे उस चीज को, है ना। ये पुरानी ख्यालात वाला पुराना जो टाइम है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये काफी टाइम पहले वेदास जो है वो लिखे नहीं गए थे, लिखा तो अभी गया है जस्ट कुछ 200-300 साल पहले। तो ये 200-250 साल पहले तो ऋग्वेद लिखा गया है, लेकिन क्या इससे पहले जो ऋग्वेद था तो क्या वो क्या रिटन डॉक्यूमेंट में था? नहीं था। उन सभी लोगों ने क्या कर रखा था, इस चीज को मेमोराइज कर रखा था, और ये सारी मेमोराइजेशन वाला जो था उस सबको एक जगह पर कंपाइल किया गया, संकलित किया गया है। उन पर्सन का नाम क्या है जिसने इस चीज को संकलित किया है, कंपाइल किया? उसका नाम है वेद व्यास। उस पर्सन का नाम क्या है? वेद व्यास। वेद व्यास वो पर्सन है जिसने इस चीज को कंपाइल किया, लिखा नहीं है, ये बात ध्यान रखें, नॉट रिटन, लिखा नहीं गया इनके द्वारा, ये लिखा नहीं है इन्होंने, इन्होंने कंपाइल किया है, मतलब संकलित किया है। मतलब एक तरीके से ये सुन लीजिए, 5-10 लोग हैं, उनको वेद के बारे में थोड़ा बहुत पता है, इससे पूछ लिया, इससे बात हो गई, इससे हो गई, इससे हो गई, इससे हो गई, सभी लोगों से सुनकर समझकर उस चीज को उन्होंने एक जगह पर पूरा कंपाइल वाला जो काम है, वो पर्सन कौन है? वेद व्यास है। तो क्या इसका नाम वेद व्यास शुरुआत से नहीं, इनका शुरुआत से नाम वेद व्यास नहीं है। इन्होंने ये जो वेद है वो कंपाइल करने के बाद इनको ये नाम मिला था वेद व्यास। तो इससे पहले इनका नाम क्या था? इनका नाम था देवापन, वेयापन, यानी कि है ना, हिंदी में भी द्वियापन में लिख दिया है। तो द्वियापन इनका ओरिजिनल नेम था। बाद में जब इन्होंने इस चीज को कंपाइल कर लिया तो बाद में इनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास पड़ गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारा का सारा जो सिलेबस है, ये आप आरबीएससी, सीबीएसई क्लास 10th 9th के अंदर जहां पर ये एंशिएंट हिस्ट्री आती है वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। प्लस सेकेंड बात अगर मैं आपको ये कहूँ तो ये जो अपना कंपटीशन एग्जामिनेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। ताकि मैं उसी हिसाब से इन चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ कि आप कंटेंट को अच्छे से लिख पाए, है ना। जब तक आपके पास में कंटेंट नहीं होगा आप किसी भी क्वेश्चन के साथ में डील नहीं कर पाओगे। मैं हो सके तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज लाने की जरूर कोशिश करूंगा, एमसीक्यू जो कि पूरे वैदिक एरा पे डिपेंडेंट होंगे, है ना। और मैं आपको यही बता दूं कि ये जो पूरा कंप्लीट जो है लेक्चर हम 4 पार्ट में कंप्लीट करने वाले, पूरा वैदिक एज, है ना। वैदिक एज को अपन 4 पार्ट में करेंगे। पहला अर्ली, फिर लेटर, है ना, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये 2 पार्ट, और इसके भी 2 पार्ट करेंगे अपन। अभी एक जो पार्ट 1 चल रहा है वो, और पार्ट 2 के अंदर अपन इसके किस टाइप का, कैसा ये जीवन जीते थे, कैसे यहाँ पे रहन सहन था, वो सब अपन पार्ट 2 में करेंगे। उसके बाद में पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर अपन लेटर वैदिक काल पूरा करने वाले हैं। तो ये बात मैं आपको यही बता दूं, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि ये वेद जो है वो कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। पार्ट 1, पहला वेद ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद, यजुर्वेद, है ना। तीसरा वेद कौन सा है ना, तीसरा वेद कौन सा है? सॉरी मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, सामवेद। और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद, है ना। ये 4 वेद हैं। ये जो पहला वेद है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब ये क्यों है? क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे ओल्डेस्ट है। दूसरी बात, इसके अंदर 10 मंडल है,
अब ये मंडल क्या है समझाता हूँ, डोंट वरी। मंडल हिंदी में भी कहते हैं और इंग्लिश में भी कहते हैं, और सबसे पुराना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद इसके अंदर 1028 सुक्ति यानी कि हाइंस है, हाइंस या फिर सुक्ति ये है इसके अंदर 1028। अब आप कहोगे सर ये क्या जुगाड़ है? हाँ, तो 10 मंडल का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो, एक किताब है, एक किताब के अंदर 10 चैप्टर है, ये जो चैप्टर है वही मंडल है एक तरीके से। और इसके अंदर जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, रामदेव चालीसा पढ़ी होगी, दुर्गा चालीसा पढ़ी होगी, तो जिसके अंदर ऐसे जो श्लोक टाइप का तो जो है, उस श्लोक को क्या सुक्ति कह रहे हैं, श्लोक है ना। तो इसके अंदर 1028 श्लोक या फिर सुक्ति या फिर हाइंस है। और कैसे है, इनके अंदर पूरा का पूरा भगवान की यानी कि प्रभु की या फिर गॉड की पूरी प्रेज की गई है, एक तरीके से उनकी आराधना की गई है पूरा का पूरा। तो ये है पहला वेद अपना। दूसरा वेद है यजुर्वेद। जो दूसरा वेद है वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। और ये एक अकेला ऐसा वेद है जिसके अंदर प्रोज प्लस पोइट्री दोनों है, प्रोज प्लस पोइट्री दोनों है, ये एक अकेला वेद है। अब प्रोज और पोइट्री क्या होती है? पोइट्री एक तरीके से श्लोक टाइप का सा हो गया, और प्रोज हो गया उसका अनुवाद। जैसे आपने देखा होगा गीता या फिर महाभारत टाइप का सा, उसके अंदर क्या है, पहले श्लोक दे रखा है, श्लोक देने के बाद में उसका हिंदी में अनुवाद दे रखा है कि पूरा कंप्लीट समझाने के बाद में उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, कैसे आपको समझ में आएगा इस चीज का, संस्कृत का। तो वो कंप्लीट जो है वो उसके अंदर संस्कृत के अंदर समझा रखा है, ये है यजुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेद है। ये एक ऐसा वेद है जो जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ सॉन्ग मिलेगा आपको, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ सॉन्ग है ना। कलेक्शन ऑफ सॉन्ग अगर इसके अंदर है तो मतलब ये गाया जा सकने वाला एक अकेला, मतलब जो कि संग किया जा सके, सिंग किया जा सके, अकेला वेद है जो कि सिंग किया जा सकता है, गाया जा सकता है, ऐसा वेद है सामवेद, है ना। और अगर ये है तो यहीं से इसी एक वेद से सबसे मेन चीज की ओरिजिनेशन मतलब एक तरीके से आधार है ये एक पूरा, किस चीज का? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है अपना भारतीय संस्कृति का जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट म्यूजिक है, भारतीय सांस्कृतिक म्यूजिक यानी कि गान, ये इसका जो शुरुआत है, जो सारे गामा पा, ये कहाँ पर मिलते हैं? ये सारे शब्द सामवेद से लिए गए हैं, है ना। तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बहुत ही बड़ा ओरिजिन है, यहीं से पूरा शुरुआत हुई थी। फिर ये लास्ट में बचा अथर्ववेद। अथर्ववेद भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेद के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि बाकी वेदों से अलग है। यहाँ पर बात की गई है मैजिक की। यहाँ पर आप गौर करो, मैजिक फैजिक वाला कुछ भी सीन नहीं था, यहाँ पर मैजिक की स्पेल्स की बात हुई है। किसकी बात हुई है? स्पेल्स की, है ना। ये क्या है? मैजिक मतलब जादू टोना, है ना, वश में कर लेना एक तरीके से, है ना। इस टाइप का जो अलौकिक शक्तियों वाला जो ये पूरा जो डिस्कशन है वो कहाँ किया गया है? अथर्ववेद के अंदर किया गया। कहाँ किया गया है? अथर्ववेद के अंदर, अलौकिक शक्तियों के बारे में, अलौकिक शक्तियों के बारे में और जादू टोना, है ना। ये सारा जो है वो किसके अंदर डिस्कशन किया गया है? पूरा पूरा अथर्ववेद के अंदर किया गया है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि सबसे पुराना वेद कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा है। तो ये आप एक तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है वही है। आर वाई, आर इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एस इज ग्रेटर देन ए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आर यानी कि ऋग्वेद, फिर यजुर, फिर साम, फिर अथर्ववेद। ये बात अब क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आप जब इस चीज को आप देखो गौर से, मैंने जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं इसमें ऋग्वेद भगवान की बात हुई है, यजुर्वेद भगवान की आराधना, भगवान का गान पूरा किया गया है, सामवेद गाया जा सकने वाला पूरा भगवान की बात हुई है। लेकिन यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बात की गई है, एक तरीके से भूत प्रेतों के बारे में, कैसे आप किसी को वश में कर सकते हो, समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा इसके अंदर डिस्कशन है। इसका मतलब ये हुआ ये जो वेद है बाकी 3 वेदों से क्या है? डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है। दैट्स वाई द 3 वेद, जिसको आप 3 वेद कहते हो ना, 3 वेद के अंदर सिर्फ 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को इससे बाहर रखा गया है, यानी कि अथर्ववेद त्रिवेद का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको इतनी जो चीजें समझाई है अभी, ये सारी चीजें जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन का एक तरीके से इंट्रोडक्शन था कि वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर क्या हुआ था, कौन कौन से वेद थे, किसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किसके अंदर क्या नहीं लिखा हुआ है। तो मैं अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है
इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं कि भाई कैसी सिविलाइजेशन थी, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, जो कि नेक्स्ट जो वीडियो जब भी रिलीज होगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर अपन ये बात करेंगे। और अभी तक मैंने लाइक एंड सब्सक्राइब की बात इसीलिए नहीं कही थी, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। सो अगर आपको वीडियो अब पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इससे पुराने मेरे वीडियोस आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां से रेफर कर लीजिए। ये तो बात हुई एसएसटी की, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की। अगर आप मैथमेटिक्स में फास्ट होना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, तो जैसे अपनी वैदिक एज है, वैदिक एज के ऊपर मैंने पूरी वैदिक मैथमेटिक्स बना रखी है, तो आप उसकी सीरीज को भी एक बार जाकर देखें। आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आपको थोड़ा सा शायद ही सीखने को मिले। तो मैं लेता हूँ विदा, मैं हूँ योगेश देवड़ा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।